ओबीसी बन चुका है जिंदा लाश, गिद्ध हर बार नया चुनता है। आज का सेशन मैं एडवोकेट देवेंद्र सिंह लोधी, ओबीसी क्रांति सेना का संस्थापक और राष्ट्रीय क्रांति सेना का भी संस्थापक। साथियों, आज जो मैंने आप लोगों के सामने एक लाइन कही है, आज की हम सेशन, आज की हम चर्चा इसी लाइन पर करते हैं। मैंने स्पष्ट कहा है, आपने भी शायद सुना होगा, समझा होगा, ओबीसी बन चुका है जिंदा लाश, गिद्ध हर बार नया चुनता है। तो ये सिर्फ एक लाइन की कहावत है, एक लाइन की छोटी सी कविता है, लेकिन इसके मायने बहुत गंभीर हैं और बहुत दूर तक निकलते हैं। कैसे? आज इसी विषय पर हम एक चर्चा करने के लिए आए हैं। आज का हमारा जो मेन लाइव सेशन है, इसका मुख्य रूप कहीं ना कहीं ओबीसी वर्गों के साथ हो रहे छल कपट और किस तरीके से इन्होंने किया है छल कपट, इस तरीके से बताने के लिए आए हैं। चलिए हम बात करते हैं कि आखिर ओबीसी लाश कैसे है और हर बार एक नया गिद्ध कैसे पैदा करते हैं, जो हर बार एक ओबीसी की विचारधारा को खा लेता है, दबा लेता है। इस ओबीसी का इतिहास देखिए, आपको मंडल कमीशन के समय से मालूम है, 1992 से मालूम है, बाबरी मस्जिद के बाद से। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो 1998, 2003, 2008 के चुनाव को आप जरा गौर से देखें। बिल्कुल 2008 से उल्टे जाए 3 से उल्टे जाए 98। 1998 के इलेक्शन में कई पिछड़ा वर्गों के नेताओं ने एक बहुत जोर से हुंकार भरी, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण नाम था सुखलाल कुशवाहा। दूसरी थी हमारी बुंदेलखंड की उमा भारती जी, जिन्होंने पिछड़ों की हवा बनाई। 98 में हुंकार जो भरी और पिछड़ों की दम पे पहली बार 2003 में सरकार बनती है। ये देखिए, यहाँ छल हो गया ओबीसी के साथ। पहला छल तो यहाँ हो गया कि भाजपा ने पिछड़ा वर्गों का चेहरा दिखाकर 98 से लड़ाई चालू की और 2003 में पूरी कर ली और एक ओबीसी का सीएम हमें दे दिया। उसके बाद से लेके आज तक लगातार ओबीसी का सीएम है, लेकिन ये पिछड़ा वर्गों के नाम का सीएम है, एक्चुअली का ये पिछड़ा वर्ग नहीं है। 2003 में उमा भारती को लाने के बाद उनको अलग किया गया, फिर ओबीसी के दूसरे मुख्यमंत्री लाए गए बाबूलाल गौर, उन्हें अलग किया गया, फिर तीसरे मुख्यमंत्री लाए गए शिवराज सिंह चौहान, जो आज दिनांक तक वर्तमान में पदस्थ हैं। ये बात हो गई यहां तक। 3 में जब ओबीसी के साथ में छल हुआ और जब ओबीसी को लगा कि यार ये तो ओबीसी के नाम पे ओबीसी का चेहरा दे रहे हैं, लेकिन हक अधिकार नहीं दे रहे हैं, चेहरा दे दिया एक। जैसे गांव देहात में आज भी SC ST की सीट रिजर्वेशन में चली जाती है, तो वहां के लंबरदार, वहां के माफीदार, वहां के जागीरदार अपने हरवाए को, अपने कारंदा को, अपने नौकर से फार्म डलवा के उस सीट पर सरपंच बन जाते हैं। और बेचारा वो रबर स्टैंप का काम करता है, वो बेचारा सरपंच सिर्फ वही काम करेगा जो उसके मालिक बोलेंगे। सेम ऐसे ही यहाँ पर हुआ और यह वाली बात कुछ हमारे नेताओं को समझ में आई, लेकिन उसके बावजूद भी समझ में आया 2008 में कुछ मूवमेंट होने वाला था। उस मूवमेंट को दबाने के लिए, आक्रोश को दबाने के लिए भाजपा और RSS के गोविंदाचार्य, मैं यहाँ पर नाम ले रहा हूं, भाजपा और RSS के गोविंदाचार्य जी थे, जो गोविंदाचार्य जी ने उमा भारती के माध्यम से भाजपा के कहने पर, RSS के कहने पर एक पार्टी बनाई, जनशक्ति पार्टी। और पिछड़ा वर्गों की जो बागी नेता हो गए थे, जिनको 2003 में जिनके साथ में छल कपट हुआ, जिनके साथ में धोखाधड़ी हुई, कई लोग थे उस समय, कुछ पटेल थे, कुछ कुर्मी थे, कुछ लोधी थे, कुछ यादव थे। इस सभी लोगों के साथ जब छल कपट हुआ तो इन लोगों ने 2008 में कुछ नया करने का सोचा, लेकिन RSS ने ओबीसी का चेहरा फिर सामने लाके लोधी, यादव और कुशवाहा, इन 3 लोगों का टाई अप, कुर्मी समाज 4 लोगों का टाई अप बना के एक पार्टी का निर्माण करवा दिया। उस पार्टी को कहा गया जनशक्ति पार्टी। जनशक्ति पार्टी को जब इनने बनाया तो उसमें भी इनने कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्गों की विचारधारा को डैमेज किया। चलिए, उसके बाद ये भी समझ में आया, या हर चुनाव के बाद समझ में आता है गलती कहां हो गई। और हम चुनाव के पहले इसलिए बोल रहे हैं कि 23 चुनाव सर पे है, आप लोग दोबारा गलती ना करें। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो भी प्रत्याशी हमें सुन रहे हैं, जो व्यक्ति हमें सुन रहे हैं, जो ओबीसी के व्यक्ति में सुन रहे हैं, उनके साथ छल कपट फिर से होने वाला है। फिर से आपके साथ छल कपट की सरकार ने, शासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। बिल्कुल जितेंद्र जी, नमस्कार। बहुत सही कह रहा है कि ओबीसी के नाम पर जागरूक ओबीसी को भी नहीं पता कि भाजपा कांग्रेस, हाँ, इसी विषय बिंदु को लेकर हम लाइव आए हैं। तो ये हम फिर से इसलिए बता रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग एक बार फिर से ठगने वाला है। अब हम बात करते हैं 2013 के इलेक्शन की।
8 में इनने कहीं ना कहीं धोखे से एक नकली पार्टी बनवा के गोविंदाचार्य जी ने ओबीसी का मूवमेंट फिर से खड़ा कर दिया। ओबीसी का मूवमेंट खड़ा हुआ एक खतरा बनने वाला था, इसलिए 2013 में इस मूवमेंट को खत्म करने के लिए वो पार्टी ही खत्म कर दी। एक सफल पार्टी, एक स्थापित पार्टी जिसके पहली बार में 6-8 विधायक आ गए, 25-30 सीटों पे वो सेकंड पोजीशन रही। उसके बाद उस पार्टी को खत्म करना, आप समझ रहे हैं क्यों? स्थापित पार्टी कोई खत्म नहीं करता, ये चीज समझने वाली बात है। ये संपूर्ण SC ST OBC के लोगों को समझना होगी। ये स्थापित पार्टी को खत्म करने का षड्यंत्र भाजपा और RSS के गोविंदाचार्य जी द्वारा रचा गया। चलिए यहां भी 8 तक हम पहुंच गए। अब असली दौर तो यहां से चालू होता है। और समय तो ठग लिया इनने, बेवकूफ बना लिया। अब क्या होता है कि हर 5 साल में जो युवा होते हैं वो 5 साल का जीवन जी देते हैं क्रांतिकारी का, फिर वो ग्रस्त में जीवन फंस जाते हैं। बाल बच्चों की भी समस्या है, घर परिवार की भी समस्या है, शौच चकल्लस हैं, जमीनों की समस्या है, फसलें मट रही हैं, बंटवारे, खेती बाड़ी, इन सब समस्याओं के कारण ओबीसी के व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ना छोड़ देते हैं। लेकिन नई एक पीढ़ी एक खड़ी होती है जिनको पुराना इतिहास नहीं मालूम होता है, और बेचारे वो फिर एक नए गिद्ध, जो नए नेता, हर बार एक नया गिद्ध आता है आपके सामने। कभी किसी का चेहरा बनाया जाएगा, कभी किसी का चेहरा बनाया जाएगा। अब 2012 में एक घटना घटती है, ओबीसी फ्रंट ऑफ यूनाइटेड इंडिया, ओबीसी फ्रंट ऑफ इंडिया नाम का एक संगठन बनाया गया 2012 में। इस संपूर्ण भारत में संगठन बना। आज इस संगठन के बारे में बतला रहे हैं। इन संगठन में कई बुद्धिजीवी वर्ग के व्यक्ति थे, कई IAS थे, कई IPS थे। वो कई पूरे भारत के इनने नए नए उभरते छोटे मोटे पिछड़ा वर्गों के पूंजीपतियों को पकड़ के एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति 2012 में खड़ी की और ऐलान किया दिल्ली से कि 2013 का इलेक्शन हम लड़ेंगे, जिसका नेतृत्व महेश मानव जी कर रहे थे। लेकिन ये बताइए, जब पूरा मूवमेंट खड़ा हो गया, आज सिर्फ ओबीसी आपके साथ एक बात पे खड़ा होता है। जब भी ओबीसी का कोई नेता, भाजपा कांग्रेस का कोई नेता जब आपके बीच में आह्वान करेगा तो दोनों दलों को गालियां देगा, भाजपा को कोसेगा और कांग्रेस को कोसेगा, तब उसकी भीड़ बढ़ती है। और ये हर बार यही करते हैं, नकली भाजपा को कोसते हैं, नकली कांग्रेस को कोसते हैं। ओबीसी का हर नेता, चाहे हमारे महेंद्र सिंह हो, चाहे मैं हूं, चाहे वैभव सिंह हो, चाहे दादा बहादुर सिंह हो, चाहे लोकन गुज्जर हो, जितने, चाहे वो विजय कुमार सेन हो, सारे के सारे नेता 5 साल तक लगातार भाजपा कांग्रेस को कोसते हैं। भाजपा कांग्रेस को कोसेंगे, ओबीसी को भड़काएंगे, ओबीसी को संगठित करेंगे। और क्या होता है कि पिछड़ा वर्गों के लोग अपने आप जाग रहे हैं। इन्हें अब कोई नहीं जगा रहा, इन्हें अब कोई नहीं जगा रहा। हो सकता है कभी जगाने का प्रयास मेरा भी रहा हो, महेंद्र जी का भी रहा हो, सभी लोगों का रहा हो, उनके प्रयास से ओबीसी जागना चालू हुआ। लेकिन आज ओबीसी अपनी दम पे अपने मन से जाग रहा है, अपने मन से दौड़ रहा है। फिर ऐसी 2012 में इन लोगों ने किया, सारे लोग इकट्ठे हो गए, मध्य प्रदेश में फिर से क्रांति हुई और डिसाइड किया गया कि 2013 में इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन 2013 में इलेक्शन लड़ते समय क्या हुआ? कह दी हमारी पार्टी नहीं बनी, इसलिए हम नहीं लड़ पा रहे हैं। बल्कि पार्टी बनाई नहीं, इनने प्रयास किया नहीं, सिर्फ भ्रम करने के लिए। हो सकता है राजनीतिक पार्टियों से इन लोग को संरक्षण मिला हो। आज मैं खुले मंचों से बोलूंगा, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2012 से 2023 आ गया है। 11 साल बर्बाद कर दिए हैं मध्य प्रदेश के युवाओं ने, कैरियर बर्बाद कर दिए हैं, केस लग गए हैं। अब शांत रहने का समय नहीं है। लगता है बुरा, लगने दो। सच्चाई आप लोग के सामने आना चाहिए। क्यों उनसे सवाल करिए आप लोग इन नेताओं से, आपने क्यों पार्टी नहीं बनाई, क्यों 2013 के इलेक्शन में अपने प्रत्याशी खड़े नहीं किए? बहाना मार दिया, ये बहाना मार दिया गया कि ये पार्टी नहीं बन पाई। अरे बिना पंजीयन के आप लड़ सकते थे, आप चाहते अगर तो संगठन के माध्यम से भी आप चुनाव लड़ जाते। काटते बेटा उसी, लेकिन आप नहीं लड़े। क्यों नहीं लड़े आप? चलिए मान लीजिए आपकी पार्टी नहीं बनी, 2013 का इलेक्शन इनने भ्रमित कर दिया ओबीसी को, फिर भाजपा कांग्रेस की सीधी आमने सामने की टक्कर हो गई। आज ही मध्य प्रदेश का व्यक्ति कांग्रेस को वोट नहीं करना चाहता, भाजपा को मजबूरी वोट कर रहा है। ये चीज सुन लो, मैं हर मंच पे बोल रहा हूं। चलिए 2013 में पार्टी नहीं बनी, 2014 में क्या किया इनने? 14 में एक पार्टी बना ली, 14-15 में 14-15 में पार्टी बना ली, लेकिन लोगों का विश्वास कम हो गया। तब भी कुछ नए युवा सामने आ गए, क्योंकि जो हमारी पीढ़ी के थे वो बेचारे काम धंधे में लग गए। 14-15 में पार्टी बनाई और कहा कि 2014-15 से अपन तैयारी करेंगे। अभी समय नहीं मिल पाया था, 12 और 13 में 6-8 महीने का गैप था।
इस कारण 13 का चुनाव नहीं लड़ पाए थे, अपन 18 का पक्का लड़ेंगे। ऐसे कसमें वादे हमारे ओबीसी के नेताओं ने किए और इन्हीं कसमें वादों में हम जैसे हजारों युवा फंस गए। इनके कसमें वादे वो जितने होते हैं ना, वो गाने होते हैं ना, पूरे सारे नेताओं ने किए। अब मैं बात कर रहा हूं सिर्फ ओबीसी की, उन नेताओं की जिन्होंने हमेशा भाजपा और कांग्रेस को कोसा है, हमेशा भाजपा कांग्रेस की नीतियों का विरोध किया है, हमेशा उन्हें गाली दी है। चलिए मान गए, आप तैयार हो गए, मैंने भी स्वीकार लिया कि 12 में समय नहीं बचा था, फंड नहीं था आपके पास में, 13 में आप आ जाते, नहीं आ पाए। 18 के लिए फिर एक क्रांति तैयार हुई, मध्य प्रदेश पे दूसरा एक फ्रंट तैयार किया गया, पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा। शायद किसी को नाम याद होगा। आज पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा के सारी पदाधिकारी कहां हैं, इस मंच के माध्यम से मुझे जवाब दें। अगर मैं नाम लेने बैठ जाऊंगा ना तो कई लोगों की विधानसभाएं खतरे हैं, बढ़ जाएंगी। मैं नाम नहीं लूंगा, पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा मैंने बोल दिया, आप समझ गए होंगे। उसमें फिर कई नेता इकट्ठे हुए, कई लोगों ने फंड इकट्ठा किया, करोड़ों रुपए का फंड इकट्ठा हुआ, एक यात्रा निकाली गई। उस यात्रा में अपन भी तन धन से रहे और हमें दिखाने के लिए, मुझे भ्रमित करने के लिए और मेरे जैसे हजारों युवाओं को भ्रमित करने के लिए एक पार्टी वहां पर साथ में रखी गई और यह बतलाया गया कि यह पार्टी इस बार चुनाव लड़ेगी। चलिए, ओबीसी अब गुलामी से बाहर आ जाएगा, तो पार्टी भी बन गई है, पार्टी यात्रा में साथ में भी चल रही है। पार्टी की व्यक्ति जैसे साथियों, अभी आवाज कट गई थी थोड़ी सी, तो आप जानते हैं हम लाइव चलाते समस्या बनती है। चलिए, एक मन में विश्वास जागा कि 2017-18 की जो ओबीसी के मूवमेंट थे उसमें एक पार्टी साथ में चल रही थी, एक पार्टी थी साथ में, ओबीसी की पार्टी थी। बड़ी खुशी हुई कि चलिए पिछड़ा वर्ग अब कुछ करेगा। और एक मध्य प्रदेश में क्रांति का रेवोल्यूशन खड़ा भी हुआ। बुंदेलखंड में काफी लाखों लोग जेब का पैसा बटा के आए। इनको ना तो भैया नरेंद्र मोदी सरकार से 500 रुपए की मजूरी मिली, ना किसी को पेट्रोल मिला, ना किसी को डीजल मिला, खुद का हर्जा खर्चा करके ये सारे लोग पैसा खर्च करके आए और 18 में क्रांति खड़ी करने का पूरा संकल्प लिया। अचानक फिर क्या हुआ, पार्टी साथ में थी, अचानक सारे लीडर खामोश हो गए। कोई कमलनाथ की गोदी में जाके बैठ गया, कोई शिवराज जी की गोदी में जाके बैठ गया। अभी जवाब दें संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी इस मंच के माध्यम से, सभी की बारी आएगी। ओबीसी फ्रंट ऑफ यूनाइटेड इंडिया ने 2013 में आपके साथ में छल कपट किया, 18 का मैंने बोल दिया संयुक्त मोर्चा का, अभी मैं 23 की ही बोलूंगा। ललित गौरव जी ने ही पार्टी बनाई थी, कहां है पार्टी वो आज की तारीख में। ये क्या हुआ, इन लोगों ने भाजपा कांग्रेस से सेटिंग कर ली और सेटिंग करने के बाद ये कहीं ना कहीं स्थापित हो गए। भाजपा कांग्रेस से टिकट ले लिए, मोर्चे के आदमी सारे घर जाके बैठ गए। फिर 18 निकाल दिया आपने, आश्वासन देके, झूठा आश्वासन देके। 18 के बाद जब फिर सक्रिय हो तो मैंने, देवेंद्र सिंह ने कई मंचों पर जाके इनका विरोध किया और जब मैंने विरोध किया तो इन लोग को मिर्ची लगना चालू हो गई। इनने अपने आकाओं से बोलना चालू कर दिया, शिवराज जी से बोलना चालू कर दिया, कमलनाथ जी से बोलना चालू कर दिया और शिवराज जी, कमलनाथ जी ने हमारे लिए इनडायरेक्टली यहां वहां से टॉर्चर करना चालू कर दिया। क्योंकि एक चीज याद रख लीजिए, जब ये आपसे नहीं जीत पाते हैं तो आपके ही समाज के कुछ छोटे घटिया किस्म के व्यक्तियों को उकसाते हैं और आपके खिलाफ लड़ने के लिए आप ही को लड़वा देंगे जानबूझ के। हमें यह जवाब दिया गया कि 18 में हम सक्षम नहीं थे, हमारे पास पैसा नहीं था, हम बहुत गरीब हो गए थे, हम सड़क पे आ गए थे, इसलिए हम 18 में चुनाव नहीं लड़ पाए। देखिए आपके कहने से क्या होता, हम चुनाव लड़ते, 200-500 वोटें मिलती, फजीहत होती, मजाक उड़ती, ऐसा होता वैसा होता। हमने कांग्रेस से दलाली करके, हमने भाजपा से दलाली करके देखिए इतने विधायक बनवा लिए हैं अपने ओबीसी के, कहीं किसी ने बसपा से दलाली कर ली, इस टाइप की हमारे ये ने कन्विंस किया। मतलब अपनी द्वारा की गई दलाली, अपने द्वारा की गई सौदेबाजी, अपने द्वारा की गई पिछड़ा वर्गों के साथ में छल कपट को इनने बड़े आराम से शब्दों के माया जाल में अपनी मजबूरी बता दिया। ये मैं बहुत कड़वे वचन बोल रहा हूं और सभी समझ रहे होंगे किसकी और किसने किया है। चलिए, अब हमने निश्चय कर लिया कि इन भैया सौदेबाजों से 10 नहीं 100 हाथ दूर, ये तो सोने के हो जाए इनको तो छूना पाप है। लेकिन वही वाली बात है ना, ओबीसी बन गया है जिंदा लाश, गिद्ध हर बार नया चुनता है। 2003 में बेचारे ने सुखलाल कुशवाहा जी का इस्तेमाल किया गया,
2008 में उमा जी का, 2013 में ओबीसी फ्रंट ऑफ इंडिया, 2018 में संयुक्त मोर्चा। अब अगला सवाल हमारा डेंजर सवाल कि आखिर 2023 का नया गिद्ध कौन है? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, समझदार हैं, ये बात बिल्कुल गौर कर लें और सभी लोग शेयर कर दें इस वीडियो को, क्योंकि ये ओबीसी के उन हजारों लाखों करोड़ों नौजवानों के लिए है जो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ये कोई नहीं बताएगा आपको, किसी मंच पे नहीं बोलेंगे ये जो मैं बोल रहा हूं आपके लिए। अच्छा है कि ये हमारे पास फेसबुक है, इसके माध्यम से हम बोल के कुछ ना कुछ संदेश समाज में दे देते हैं। 2018 के इलेक्शन के बाद फिर 2019 में एक नया मूवमेंट खड़ा हुआ, फिर एक महासभा के द्वारा धरना दिया गया, ओबीसी महासभा के द्वारा धरना दिया गया। ओबीसी महासभा का बैनर था, धरना तो मैंने दिया, खुल्लम खुल्ला आज मुझे बोलना पड़ रहा है। मैंने 5 साल मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि मेरी हैबिट है, कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलता, कभी किसी की कटाई नहीं करता और कभी किसी के फालतू कामों में पड़ता नहीं हूं। लेकिन मेरी खामोशी को कुछ लोगों ने गलत समझ लिया और गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन कर दिया, गलत तरीके से मेरी व्याख्या कर दी। मैं इसलिए खामोश रहा कि मर्यादा रहे, किसी का नाम बदनाम ना हो। हमारा चुप रहना आदमी ये समझेगा कि मैं कमजोर हूं। कोई व्यक्ति यदि नहीं बोलता तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ जानता नहीं है, कि वो राज नहीं खाता, उसको दिखता नहीं। सब दिखता हमारे लिए, हम सिर्फ इसलिए रहे कि मर्यादा बनी रहे। क्यों तुम्हारी कमियां रोड पर उछाली जाए, क्यों तुम्हारी सच्चाई दुनिया को दिखाई जाए, इस कारण हम शांत रहे। 2019 में ओबीसी महासभा के धरने से मध्य प्रदेश में फिर बहुत तरीके से एक रेवोल्यूशन खड़ा हुआ, फिर एक ओबीसी का क्रांतिकारी मूवमेंट खड़ा हुआ। और मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, मैंने उस धरने में स्पष्ट कहा था महेंद्र कुमार जी से, वैभव सिंह ठाकुर जी से, और जो उसके थे ब्रजभान जी, नरसिंह फूलहरी जी अभी भी हैं, कुछ लोग सक्रिय हैं, कुछ लोग निष्क्रिय हो गए, यहां तक कि विजय कुमार सेन जी। स्पष्ट बात हुई, तुम्हारे धरने पे तब बैठेंगे जब तुम भाजपा कांग्रेस के लिए काम नहीं करोगे और खुद की पार्टी बनाने के लिए संकल्प लोगे। इनने कहा कि हां हम खुद की पार्टी बनाने के लिए संकल्प लेंगे। हमने कहा देखो संकल्प पक्का लेना। 2012 में भी एक संकल्प लिया गया, छल कपट हुआ। 2018 उसके बाद 18 में संकल्प लिया गया, फिर छल कपट हुआ। भैया 23 को संकल्प पक्को लियो, कच्चो न लियो। आप चाहें तो मैं भी लाइव हूं, आप पूछ सकते हैं अपने ओबीसी के समस्त नेताओं से, जो ओबीसी के उस समय नेता थे, हमसे बात क्यों नहीं करते। हम तो बोल रहे हैं लाइव, उनसे बात करिए कि देवेंद्र सिंह कह रहे हैं, नहीं करेंगे वो आपसे। इनने संकल्प लिया, ओबीसी मूवमेंट खड़ा किया। ओबीसी मूवमेंट जहां बढ़ा तो वही फिर भाजपा कांग्रेस में जाके आज ओबीसी महासभा के सारे पदाधिकारी किस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं आप बताएं? कहां है ओबीसी महासभा की पार्टी और क्यों नहीं मना रहे हैं? और क्यों, ठीक है वो नहीं मना रहे हैं कोई बात नहीं, तो साथ में क्यों नहीं आ रहे हैं वो ओबीसी के साथ में? आज जो ओबीसी के अन्य लोग पार्टी बना रहे हैं उसमें साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? ये प्रश्न हम ये इसलिए बोल रहे हैं, ये हमें इसलिए बोलना जरूरी था। अगर सोचिए अगर 2013 पार्टी बना ली होती पिछड़ा वर्गों की, चलिए प्रत्याशी अब खड़े करते, हारते ना, नहीं जीतते, हारते, 2, 5, 10 हजार वोट किसी प्रत्याशी को मिलती, एक मनोबल बढ़ता लड़ने से, एक सरकार में डर बैठता कि तीसरा फ्रंट खड़ा हो रहा है, थर्ड फ्रंट। और नाम देते हैं ओबीसी फ्रंट ऑफ इंडिया, संयुक्त मोर्चा का फ्रंट, ओबीसी महासभा, हर चुनाव में हमारा थर्ड फ्रंट है, हमारा थर्ड फ्रंट है, हमारा थर्ड फ्रंट है। कहां है तुम्हारा थर्ड फ्रंट? कहां है तुम्हारा तीसरा विकल्प? तीसरा विकल्प होता तो क्या आप अभी तक हाथ पे हाथ धरे बैठे होते? आपने क्या निर्वाचन आयोग में अपने पार्टी का फॉर्म डाला है? और डाला है तो कब डाला है? जब आपकी 2019 में 9 जनवरी 2019 के दिन ये वाली बात हो गई थी कि पार्टी का फॉर्म डालना है, तो क्यों नहीं डाला आपने पार्टी का फॉर्म आज तक? आप 13 में लड़ते, जैसे उमा जी 8 में लड़ी, उन्हें 6-8 सीटें मिल गई। उमा जी 13 में फिर लड़ती, उन्हें 20 सीटें मिलती। 18 में फिर लड़ती, उन्हें 70-80 सीटें मिलती। और शायद 2023 में आज तीसरा फ्रंट मध्य प्रदेश में खड़ा होता। एकदम से कोई पेड़ नहीं उगता है, लेकिन शुरुआत तो कभी ना कभी करना पड़ेगी। तीसरे विकल्प की शुरुआत तो कभी ना कभी आपको करना पड़ेगी, कभी ना कभी तो आपको मैदान में कूदना पड़ेगा। आज नहीं कूद रहे मैदान में, कोई टिकट मांगने के लिए कमलनाथ जी का सम्मेलन करवा रहा है, कोई भाजपा का सम्मेलन करवा रहा है,
पैसा तुम्हारा भैया, आदमी तुम्हारे, भीड़ तुम्हारी, वोट तुम्हारी, मंच तुम्हारा, स्थान तुम्हारा, काहे को लगे हो दूसरों की गुलामी करने के लिए, दूसरों के पास जाने के लिए? नहीं किया। 18 में 23 निकल गई, 23 तक इनके हम लगातार संपर्क में हैं। ये थर्ड फ्रंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ना ही इनने थर्ड फ्रंट के बारे में कोई अभी तक आवेदन, कोई एप्लीकेशन की है। अब बात करते हैं क्या कि जब इनने नहीं की तभी मुझे मजबूरी में 19-20 में इनकी हरकतें, इनकी आदतें हमें समझ में आ गई कि ये 2023 में फिर से ओबीसी वर्ग को बेचने के लिए एक नया गिद्ध तैयार किया जा रहा है। ये मुझे समझ में आ गया कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार और विपक्ष की चाल हो सकती है और ये फिर कहीं ना कहीं बेवकूफ बनाएंगे हमारे वर्गों को। इसीलिए फिर 2020 में मुझे मजबूरी बस ओबीसी क्रांति सेना एक अलग संगठन खड़ा करना पड़ा, ताकि कम से कम विचारधारा बची रहे। और आज ये चलिए ओबीसी क्रांति सेना का ही खौफ है कि ये लोग अभी तक सौदेबाजी नहीं कर रहे। अभी भाजपा कांग्रेस टिकट इसलिए नहीं दे पा रही है, कंफ्यूजन में है भाजपा कांग्रेस, यदि हमें टिकट दे दिया तो ओबीसी क्रांति सेना वाले क्या करेंगे? ये तो सबको पता है, ये तो ओबीसी महासभा को ही पता है, संयुक्त मोर्चा को भी पता है, ओबीसी फ्रंट ऑफ इंडिया को ही पता है, ललित गौड़ जी को ही पता है, विजय कुमार सेन को ही पता है, लोकन गुज्जर को ही पता है, प्रीतम लोधी जी को ही मालूम है, उमा दीदी को ही मालूम है, प्रहलाद जी को ही मालूम है, देवेंद्र सिंह के बला का नाम है। मैं सभी लोगों के नाम ले रहा हूं, इन लोगों को पता है, क्योंकि जहां तुम्हारा बैकअप है, जहां तुम्हारा सेटअप है, वहां तो हमारा भी आना जाना है। बाल बच्चे तो कोई हम है नहीं तो दूध पिए बाल बच्चे हो या किसी तरीके से कमजोर हो, ना तो मानसिक कमजोर है, ना शारीरिक कमजोर है, ना आर्थिक कमजोर है और ना हृदय से कमजोर है। 4 जगह से मैं कमजोर नहीं हूं, ये चीज बिल्कुल गांठ बांध के रख लें। जब इनने पार्टी नहीं बनाई, अब एक फिर से ये पार्टी के नाम पे कहीं ना कहीं आप लोग को छल कपट करेंगे। सावधान रहें, सतर्क रहें। मैं विचारधारा को नहीं बिकने दूंगा। इसीलिए जब मैं इनके साथ में लगा रहा, इनसे बोलता रहा, जब नहीं माने तब मैंने 2022 में एक तीसरे विकल्प की संरचना का या तीसरी पार्टी बनाने के लिए मैंने काम कर दिया। ओपनली कुछ नहीं किया, सोशल मीडिया फेसबुक पे तक नहीं डाला, पर्सनली बात की, व्यक्तिगत बात की, और व्यक्तिगत बात करने के बाद लोगों से मिला, लोगों से बात करता रहा, लोगों से संपर्क में रहा। ओपनली इसलिए नहीं किया क्योंकि देखिए मैं लड़ रहा हूं सरकार से, सरकार मेरे लाइक कमेंट करने वालों को फोन लगाती है। आप समझिए, यदि आप मेरी पोस्ट पे कोई लाइक कमेंट कर देगा ना तो उन पर फोन आना चालू हो जाएंगे और वो समझते हैं कि भैया हमारा कमलनाथ जी को फोन आगा और फूल के पक्का हो जाते हैं, इतने बड़े गुब्बारे बन जाते फूल के। अरे तुम्हें कमलनाथ जी का इसलिए फोन आया कि तुम्हारा नाम हमारे साथ में जुड़ा था। अब तो नहीं आ रहे हो कमलनाथ जी के फोन, अब तो नहीं आ रहे हो शिवराज जी के फोन। एक्चुअली में उन्हें डैमेज देवेंद्र सिंह को नहीं करना है, उन्हें डैमेज करना है तुम्हारी समाज को, उन्हें गुलाम बनाना है तुम्हारी समाज को। वो नहीं चाहते हैं तुम्हारी समाज कभी आजादी की लड़ाई लड़े, वो चाहते हैं हमेशा गुलामी करते रहो, हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहो। तो जिनके पास एक फोन होना आते ना, फलाने भैया का, ढकाने भैया, अरे यार तुम ये सोचो, पहले तुम मोहल्ला के गांव से बाहर नहीं निकले, तुम 40 साल के बाद तो सागर आ रहे, जिंदगी में पहली बार तुम होटल पैराडाइज देख रहे। हम तो बचपन में रहे सागर में, होटल पैराडाइज की जगह पर तो हम लोगों ने क्या किया वो हम जानते हैं। तो हमारे पास फोन नहीं आए होंगे कभी, हमारा दबाव नहीं आया होगा। ये समझिए साथियों, तुम्हें जो फोन आ रहे हैं ये आपको लालच देने के लिए, आपका कैरियर बर्बाद करने के। जो जितने लोग में नाम लिए ना, सबके कैरियर डूब गए हैं, बहुत से कैरियर अब डूबेंगे। इसलिए मैंने 2020 में राष्ट्रीय क्रांति सेना की मैंने दल की तैयारी कर ली थी। 8 जनवरी 2023 को हमने अपने राष्ट्रीय क्रांति सेना का गठन कर लिया। हमारी तीसरे राजनीतिक दल राष्ट्रीय क्रांति सेना का गठन 8 जनवरी को हो चुका है और 2023 में। और अभी भी सुनिए, अब हमें डैमेज कैसे करेंगे हम आप लोग को, सब लाइव आने के पीछे ये है क्योंकि इन लोगों ने तो आज तक पार्टी बनाई नहीं। अब शिवराज सिंह चौहान और आरएसएस, भाजपा और कांग्रेस इनसे ये बोल रहे हैं कि तुम तो मेरे पाले हुए पालतू फलाने थे और तुम इसलिए हड्डी फेंक रहे थे कि तुम ओबीसी मूवमेंट को दबा के रखोगे और तुम ओबीसी मूवमेंट पर अपना कैप्चर रखोगे। अब ये क्या बला खड़ी हो गई, अब तीसरी पार्टी कहां से खड़ी हो गई, इसको कंट्रोल करो। अब हमें कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे हम बता रहे हैं। अब ये सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रमित करेंगे, हम भी पार्टी बना रहे हैं, हम भी जेकर बनाएगा कोई नहीं, मुझे पता है
जो बनाने का पूछे आप उनसे बोले दिखाइए आवेदन की पावती दिखा दो। पार्टी तो पार्टी बनने में 8-9 महीने से लेकर 1 साल लगता है। इनसे आवेदन ही मांग लीजिए भैया कि दिखाओ आवेदन कहां है। इनके पास आवेदन नहीं होगा। ये सिर्फ भ्रमित करेंगे। आरएसएस भाजपा कांग्रेस के कहने से पार्टी बनाने वाले होते। अब जब पार्टी बन गई होती, पार्टी का प्रचार चालू हो गया था। ये क्या कर, ना तो ये खुद प्रचार कर रहे हैं तीसरे फ्रंट का, और ना मुझे करने दे रहे हैं। अब साथियों, इस वाली बात को आप समझें कि आप किनके साथ में हैं। आप लड़ने वालों के साथ में हैं कि बिकने वालों के साथ में हैं। मैं किसी का विरोध नहीं करूंगा। मैं ओबीसी महासभा पार्टी बनाती है, मैं साथ में खड़ा हूं। ओबीसी महासभा या संयुक्त मोर्चा पार्टी बनाती है तो मैं साथ में खड़ा हूं। मेरी टीम साथ में खड़ी है। ये भी है, कल को ये बोलेंगे ना कि नहीं यार वो भैया वो तो विरोध कर रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं हमें जो करना हम कर रहे हैं। मैं साथ में खड़ा हूं। आप पार्टी बनाएं, आपका स्वागत है, या फिर जो पार्टी बन रही है उसके साथ में आए। अब चलिए, ये तो भी यहां तक बात हो गई कि भैया अब इस बार हम नया गिद्ध नहीं चुनने देंगे, ओबीसी को नहीं बिकने देंगे, और 2023 के बाद बहुत सी स्थिति आप लोग के सामने क्लियर हो जाएंगी। अब सीधी बात, आप लोग ये बोलेंगे भाई साहब पार्टी बनाने के लिए बहुत चीज चाहिए है, प्रत्याशी कहां से आएंगे, फंड कहां से आएंगे। तो एक चीज सुन लो भैया, फंड की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं पार्टी फंड के माध्यम से एक अच्छी खासी फंडिंग, सम्मानजनक चुनाव लड़ने के लिए पार्टी फंड से आपकी व्यवस्था हो जाएगी। दूसरी चीज चाहिए पड़ती है क्या आपके लाने, ईमानदारी। ईमानदारी के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा कैरेक्टर बोलता है, मेरे काम बोलते हैं। सोशल मीडिया, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे डले हुए मेरे काम, आप चाहे सर्च कर लें, निरंतर एक से हैं। दूसरी बात चाहिए पड़ती है अनुभव। तो अनुभव मुझे 1998 से है, समझदार। अनुभव के लिए शायद मुझे नहीं लगता कि मुझसे अनुभवी व्यक्ति कोई दूसरा होगा। हो तो सामने आए, स्वागत है, साथ मिलकर काम करेंगे। क्योंकि दो अनुभवी व्यक्ति को कभी लड़ना नहीं चाहिए आपस में। जो दो अनुभवी व्यक्ति हैं उन्हें कभी आपस में विरोध नहीं करना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। तीसरी चीज आपको चाहिए पड़ेगा क्या, वोट बैंक। तो दावे से बात मानिए, यदि आप निर्दलीय खड़े होते हैं तो आपके पास में व्यक्तिगत आपका और आपकी जाति का वोट बैंक होता है। हमारी पार्टी में लोधी हैं, कुशवाहा हैं, कुर्मी हैं, यादव हैं, आदिवासी हैं, एससी के हैं, सैन समाज के हैं, प्रजापति समाज के हैं, रैकवार समाज के हैं, अल्पसंख्यक हैं। मैंने अपनी पार्टी का स्ट्रक्चर ऐसा बना के रखा है कि वो सारे लोग उसमें हैं। तो ये आप निश्चित रहिए, क्योंकि आप जब लड़ेंगे तो आपके साथ में, और बिल्कुल विनोद ठाकुर जी आपका बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। गौमना गठबंधन पार्टी के साथ बिल्कुल मिलकर लड़ेंगे चुनाव। और ये बात चल रही है, हालांकि हम नहीं चाहते हैं विनोद जी ये बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो, क्योंकि सरकार आपको और हमको टारगेट कर रही है। समझ रहे हैं आप, सरकार आपको हमको टारगेट कर रही है। अब मुझे पता है विनोद जी आप भी नहीं हटेंगे पीछे, हम भी नहीं हटेंगे पीछे, लेकिन अपनी ईमानदार वाले कार्यकर्ता ही कहीं ना कहीं तोड़ देंगे। इसलिए हम सोशल मीडिया पे इस टाइप की मतलब बहुत सी गठबंधन की बातें कहाँ चल रही हैं अपन ओपन नहीं करते। लेकिन हाँ ये है, हम सभी लोगों से मिलके तीसरा फ्रंट बुंदेलखंड में आप डैमेज कर देंगे। हमें बहुत अधवांचल है, हमारा चंबल है, इंदौर, उज्जैन, मक्सी में भी अच्छा खासा वोट बैंक है, देवास में वोट बैंक है, छिंदवाड़ा में है, बालाघाट में है। आप कहाँ कहाँ में डैमेज करेंगे, कहीं नहीं कर पाएंगे डैमेज आप। उसके बाद आपको चाहिए पड़ता है मेन चीज क्या, वोट में अन्य समाज की वोट। तो अन्य समाज की वोट बैंक में हमारे पास में है। और सबसे बड़ी बात है, पार्टी में चाहिए पड़ता चेहरा। पार्टी कल कोई भी बना ले, जिसके पास 10-50 लाख रुपया है, निर्वाचन आयोग जाओ, पार्टी बनाकर लेके आ जाओ। चेहरे किसके पास में है, एक अनुभवी चेहरे, जाने हुए चेहरे, मध्य प्रदेश में जाने माने चेहरे। मेरे पास तो रजनी कुशवाहा जैसा चेहरा है। मेरे पास कई चेहरा लोधी समाज के हैं जो बागी हैं, बगावत करते हैं। आपके पास कोई चेहरा है कोई चेहरा है कोई आपके पास ऐसा व्यक्ति आपके संगठन में मंत्री की आंखों में आके डाल के बात कर ले। हम हो तो मोदी जी हो, शिवराज जी हो, कोई भी हो, आंखों में आके डाल के बात करते हैं। चेहरा आपके पास में नहीं है। चेहरा जो है वो कहीं ना कहीं बदनाम हो चुके हैं। फ्रेश ईमानदारी वाला चेहरा आप लोग के पास में नहीं है, हमारे ही पास में है। आपको हमारे साथ ही आना पड़ेगा। उसके बाद चुनाव लड़ने का तरीका, चलिए पार्टी बना ली, हल्ला गुल्ला कर दिया, छोटा मोटा काम कर लिया, तो चुनाव लड़ने का तरीका पता है किसी को?
आप उन राष्ट्रीय पार्टियों से लड़ रहे हैं जिनके प्रत्याशी हेलीकॉप्टर में घूमेंगे। आप उन मंत्रियों से लड़ रहे हैं जो 100 करोड़ से ऊपर खर्च करने को तैयार है विधानसभा में। कुछ मंत्री तो 10-10 करोड़ रुपया, 20-20 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं, अभी खर्च कर चुके हैं। उनसे कैसे लड़ेंगे? चुनाव लड़ने का तरीका नहीं पता? चुनाव लड़ने का तरीका पूरा प्लान मेरे पास में है। चुनाव लड़ने का तरीका तो मैंने आपको दिखला दिया। चुनाव जीतने का तरीका, चुनाव आप कैसे जीतेंगे ये तरीका ही मेरे पास है। चुनाव जीतने का तरीका सबसे इंपॉर्टेंस बात है, लड़ना इंपॉर्टेंस नहीं है, चुनाव जीतना इंपॉर्टेंस है। और सबसे बड़ी बात होती है विचारधारा, कट्टर ईमानदारी की विचारधारा। आज बहुजन की विचारधारा, आज आदिवासी की विचारधारा, आज ओबीसी की विचारधारा, आज आदिवासी समाज की लड़ाई है जल जंगल जमीन की। कौन सोचता है? लोधी कह रहे हमें विधायक बनाओ, हम पैसा वाले हैं, हम संख्या में अधिक हैं। कुर्मी कह रहे हमें विधायक बनाओ, हम संख्या में अधिक हैं। कुशवाहा कह रहे हमें विधायक बनाओ, हम संख्या में अधिक हैं। मैंने एक पोस्ट डाल दी कि मैं सागर की 8 विधानसभा सीटों में से एक टिकट आदिवासी समुदाय के लिए दूंगा। हमारी 2 सीटों पे आदिवासी वोट बैंक 40-45 हजार से ऊपर है। एक आदिवासी हक तो बनता है उनका। कई लोगों को दिक्कत हुई, अपने ही वर्ग के व्यक्तियों को दिक्कत हुई। कोई बोल रहा भाई साहब एससी में से लड़ाई हो, जनरल में से लड़ाई हो, जनरल वाले कह रहे एससी में से लड़ाई हो। सोचो, आदिवासी की वोट सबको चाहिए है, सबको चाहिए। एससी एसटी ओबीसी एक समान, एक तीर एक निशान। लेकिन अब बेचारों उनने तो मांगा नहीं, आदिवासी समाज ने। हमने स्वेच्छा से कहा कि इस बार हम सोच रहे हैं कि एक टिकट आदिवासी को देंगे हम। बस सभी का एसटी प्रेम निकल गया। सोशल मीडिया पर डली है पोस्ट, काफी बहसबाजी हुई, कल तो कमेंट मिटा के भाग गए हैं। तो ये है, आप जिस दिन देना सीखेंगे ना, मिलना आपको अपने आप चालू हो जाएगा। मैंने अपना काफी समय दिया, मैंने अपनी काफी जीवन का बहुत बहुमूल्य और कीमती समय मैंने संघर्षों के लिए दिया, आंदोलनों के लिए दिया। 137 दिन, 240 दिन, 35 दिन की यात्रा, 110 दिन का दीवार लेखन, हजारों ज्ञापन, हजारों धरने, एक दिवसीय लाठियां भी खाई, भागे भी हैं, खून भी भागा, हड्डियां भी तोड़वाई, गाड़ियां भी मिटवाई। पूरा एक अरसा लगा दिया, पूरी ताकत लगा दी, तब जाके आज कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए कुछ करने लायक बने हैं। पढ़ाई भी की, पब्लिक एड से एमए की, प्रशासनिक विधि से, ताकि प्रशासन शासन चलता कैसे है, डेमोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी चलती कैसी है, अर्थव्यवस्था बजट आपका कहां से रिलीज होता है, प्रशासनिक अधिकारियों की पावर क्या होते हैं, आप उन्हें कैसे कंट्रोल करेंगे, ये सारा अध्ययन करने के बाद ही हम यहां बैठे हैं। तो देखो साथियों, यदि आप लोग चाहते हैं कि 2023 में चुनाव लड़िए, इन गिद्धों को नष्ट करिए। हम कह रहे हमारी पार्टी से नहीं लड़ रहे, आप निर्दलीय लड़िए, हम स्वागत करेंगे आपका तिलक करने आएंगे, लेकिन ईमानदारी से लड़ना, बिकना मत। 2-5-10 लाख रुपया लेके अपनी आने वाली पीढ़ियों, गद्दार मत बोलना कभी, न गद्दार बुलवाने का प्रयास करना, लड़ना चुनाव आप लोग। हाँ, यदि आप मेरी साथ, हम लोग के गठबंधन में आके लड़ते हैं तो 5-10 लाख रुपए से लेके जितनी फंडिंग हो सकेगी विधानसभा में फंडिंग करवाई जाएगी। आप लोगों का एक सेटअप जमाया जाएगा, 1000 लोगों की एक टीम लगेगी, जिनमें 100 लोग हर समाज के होंगे। ये अपने स्तर पे आपकी विधानसभा में जाके मिलेंगे, बैठेंगे, फोन लगाएंगे, अपनी जाति बिरादरी के लोगों को कन्विंस करेंगे और प्रयास करेंगे कि आपकी वोट के अलावा 10 अन्य समाज की वोटें हमारे प्रत्याशी को मिल सकें। ये हमारा पीछे से बैकअप रहेगा। तो जो चाहते हैं कि हमारे गठबंधन, राष्ट्रीय क्रांति सेना और भी कई नाम हैं, नाम बिल्कुल निर्वाचन जिस दिन आचार संहिता लगेगी, हम अपने सारे गठबंधनों के नाम ओपन कर देंगे। अभी कहीं से कहीं तक अपन नाम ओपन नहीं कर रहे हैं। गठबंधन, सीटें, प्रत्याशी सब आ चुका है। अभी तक 74-75 प्रत्याशियों की सूची आ चुकी है। और आप ये भी सोच लो कि इस बार राष्ट्रीय क्रांति सेना मजाक में नहीं लड़ेगी। कुछ प्रत्याशी हमारे संपर्क में ऐसे हैं कि 200-500 करोड़ रुपए खुद की विधानसभा में खर्च करने को तैयार है। नाम नहीं लेंगे, आगे समझदार हैं। निर्वाचन आचार संहिता लगने तक का इंतजार करिए आप लोग, और इस चीज को बिल्कुल चिंतन करें जो मैंने आज कहा है। यदि वाकई में ईमानदारी से लड़ रहे हो, नहीं तो लिखना बंद कर दो। आज भ्रमित कर रहे हो,
कोई लिख रहा है ये संगठन जिंदाबाद, कोई लिख रहा है वो संगठन जिंदाबाद, अपने अपने झंडा उठाए। झंडा नहीं है, इतनी झंडी है, झंडी है, सरपंच जी निकाल पे हों, इतनी इतनी सी झंडी है लेके चिल्ला रहे हैं। एक बार बैठो शांति से, यदि आप मेरा साथ नहीं दे सकते हैं तो मेरी विचारधारा को आगे बढ़ाइए। क्या होता सोशल मीडिया पे जब एक सी बात 100 लोग कहते हैं तो कहीं ना कहीं दबाव बनता है, और देखिए आपको ये बनाना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। और आप हमारे साथ में आते हैं तो आपको तन मन धन, सबसे बड़ी बात है वोट, सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी, और तन मन धन और वोट से आपका सहयोग किया जाएगा। हर विधानसभा में 15 से लेकर 20,000 वोट बैंक पे है हम लोगों का मैनेजमेंट। हम लोगों का ब्लैकमेल नहीं करता किसी को, और ये किसी को जुड़वाएंगे नहीं। अगर नहीं लड़ता है कोई प्रत्याशी तो ये लिख के ले लो, वो वोट का प्रयास करेंगे नोटा पे जाए, ना भाजपा को जाए ना कांग्रेस को जाए, और ना ये वोट बेचने वालों को हम सहन करेंगे, और जो वोट बेचेगा वो बहुत बड़ी चोट खाएगा। आप ये भी सुन लो पहले, क्योंकि अभी यहां से ऐलान खुला होगा। अभी तक हमने अपने तेवर नहीं दिखाए थे, महाजनी में थे, इलेक्शन में सारे तेवर दिखाना पड़ेंगे, क्योंकि दुश्मनों से लड़ना है ना तो हर चीज चाहिए है। यदि किसी को यकीन ना हो 2010, 11, 12 के पहले की मेरी फेसबुक आईडी खुल के देख लें, बहुत चीजें मिल जाएंगी। जय भारत, जय संविधान। और जो चाहते हैं कि वो हमारे राष्ट्रीय क्रांति सेना से जुड़े, वो मेरा नाम अवश्य लिख लें, एडवोकेट देवेंद्र सिंह। मोबाइल नंबर मेरा फेसबुक में दिया है, फिर भी हम रिपीट करते हैं 7879010996। फिर सुन लें 7879010996, ये मेरा मोबाइल नंबर है। एक नंबर और है हमारा 8878670302। रिपीट 8878670302। इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। पूरा खाका बना के रखा है, चेहरा भी है प्रचार के लिए, स्टाफ प्रचारक भी मेरे पास में है, ईमानदारी तो है ही, अनुभव आपको अच्छा खासा मिलेगा। कई लोग अनुभवी हमारे साथ में हैं। फंड की आप चिंता छोड़ दें, आप सिर्फ हौसला कर रखें, फंड की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी मेरी है। और लेकिन हाँ, समय कम है, अभी से आप लोग लग जाए तभी फंड की व्यवस्था हो पाएगी आपके लिए, और हम व्यवस्था करवा देंगे, फंड की व्यवस्था करवा देंगे आपकी, जैसा आप चाहें वैसा हो जाएगा। झंडे, बैनर, पंपलेट जो आपको कम नहीं पड़ेंगे, इतना दावा है, तेरे पंपलेट फंड आपके पास पहुंच जाएंगे, पंपलेट की आप बांट नहीं पाएंगे। वोट बैंक हमारा है, कहां पे कैसा है ये फॉर्म डालने के बाद आपको बतला दिया जाएगा। चुनाव लड़ने का तरीका, एक टीम आपके लिए गाइड करेगी चुनाव लड़ने के लिए, एक टीम रहेगी जो चुनाव लड़ने के लिए आपको गाइड करेगी लड़ना कैसे है, और चुनाव जीतने का तरीका। दूसरी टीम रहेगी जो चुनाव जीतने के तरीके पे आपके लिए कार्य करेगी। आप प्रत्याशी रहेंगे, आप अपना प्रचार करिए, हमारी टीम जीतने के लिए काम करेगी। और विचारधारा से कंप्रोमाइज नहीं होगा। जय भारत, जय संविधान।